तो क्या आप भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सवालों में अटक जाते हैं? फिक्र मत करो, आज हम इसके सारे फंडे एकदम मक्खन कर देंगे। अच्छा, थियरी में कूदने से पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचो। एक 400 मीटर के ट्रैक पर पूरा एक चक्कर लगाने के बाद उस धावक का विस्थापन क्या होगा? क्या इसका जवाब 400 मीटर है या कुछ और? इसका जवाब ना एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम आज कवर करेंगे। तो इस सवाल को दिमाग में पकड़ के रखना। ओके, तो ये रहा आज का अपना रोड मैप। सबसे पहले मोशन का बेसिक आइडिया समझेंगे, फिर हम दूरी और विस्थापन का वो जरूरी अंतर समझेंगे जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, पता है ना। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक्सेलरेशन को जानेंगे और एंड में मिलेगी एक मस्त वाली फॉर्मूला शीट, एग्जाम से ठीक पहले फटाफट रिवीजन के लिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं पहले कदम से, मोशन। देखो, फिजिक्स में किसी भी चीज की मूवमेंट पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि मोशन आखिर है क्या। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो मोशन का सीधा सा मतलब है टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना। पर असली खेल यहाँ है कि ये जो चेंज है ना, ये हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होता है। ये क्लासिक वाला एग्जाम्पल देखो, एक चलती ट्रेन में बैठा इंसान ट्रेन के हिसाब से तो रेस्ट पर है, अपनी जगह पर ही है, लेकिन जमीन पर खड़े किसी के लिए वो मोशन में है। मतलब मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। यही था वो ट्विस्ट। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, दूरी वर्सेस विस्थापन। अगर इन दोनों के बीच का फर्क समझ लिया ना, तो मान लो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती है। जेई और नीट में ना इस अकेले कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे सवाल उठकर आते हैं, तो जरा ध्यान देना। तो पहले बात करते हैं दूरी यानी डिस्टेंस की। ये बहुत सीधा साधा है। ये बस आपने जो पूरा रास्ता चला है ना, उसकी टोटल लंबाई है। सोचो, आप 3 किलोमीटर चल के बाजार गए और फिर 3 किलोमीटर चल के वापस घर आ गए, तो टोटल दूरी कितनी चली? 3 + 3 यानी 6 किलोमीटर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, बस नंबर से मतलब है, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहीं पे एंट्री होती है गेम चेंजर की, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना घूम घूम के आए हो। उसे तो बस स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी सीधी लाइन वाली दूरी चाहिए। तो अपने मार्केट वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ? आप घर से शुरू हुए और वापस घर पे ही आ गए। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 किलोमीटर्स। सोचो, डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर डिस्प्लेसमेंट 0। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। चलो, ये टेबल देख के सारा कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं। लेट्स कंपेयर। पहला पॉइंट, डिस्टेंस है स्केलर, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। दूसरा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने अभी अभी देखा। और सबसे जरूरी बात, डिस्टेंस पूरे रास्ते पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से मतलब है। और ये रहा गोल्डन रूल। इसको तो अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लो। किसी भी सफर में जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, कभी भी कम नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये रूल पता है क्या करेगा? एमसीक्यूज में गलत ऑप्शन को देखते ही हटाने में हेल्प करेगा। चलो एक क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। एक बंदा 40 मीटर ईस्ट गया, फिर मुड़ा और 30 मीटर नॉर्थ चला गया। डिस्टेंस? अरे वो तो सिंपल है, बस रास्ता जोड़ दो, 40 + 30 यानी 70 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक सीधी लकीर खींचनी होगी। ध्यान से देखो, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो बस लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज होगा √40² + 30², जो सॉल्व करके आएगा 50 मीटर। देखा, डिस्टेंस 70 मीटर पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 50 मीटर। ऑल राइट, तो उम्मीद है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा अब एकदम क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अगर वो समझ आ गया ना, तो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी तो बच्चों का खेल है। सच में हम बस एक नई चीज ऐड कर रहे हैं इसमें, टाइम। कनेक्शन देखो कितना सिंपल है। डिस्टेंस से बनती है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बनती है वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर हुई। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर हुई। सिंपल है ना?
और अब बारी है एक सुपर इम्पोर्टेंट एग्जाम ट्रिक की। ये जेई वालों का फेवरेट है, बता रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट आधी दूरी v1 स्पीड से चलता है और बाकी की आधी दूरी v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। एग्जाम में लंबे मेथड से सॉल्व करने मत बैठ जाना, वरना टाइम गया। ये फॉर्मूला तुम्हारा कीमती टाइम बचाएगा, रट लो इसको। ओके, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पल पर, किसी एक इंस्टेंट पर। सोचो तुम कार में हो, तुम्हारी नजर स्पीडोमीटर पर गई और वो दिखा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। बस वही तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और अगर साथ में ये भी बता दो कि तुम नॉर्थ डायरेक्शन में 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, तो वो बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और कैलकुलस की भाषा में इसको हम लिखते हैं dx/dt। चलो अब आते हैं आज के आखिरी कोर कॉन्सेप्ट पर, एक्सेलरेशन। इसको ना मोशन का गैस पेडल या ब्रेक समझो। एक्सेलरेशन का बस इतना सा काम है कि वो ये बताए कि तुम्हारी वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है। सिंपल भाषा में एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला है a=Δv/Δt। मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया कितने टाइम में। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब तुम स्पीड बढ़ा रहे हो, गैस पेडल दबा रहे हो। अगर नेगेटिव है मतलब ब्रेक लगा रहे हो, स्पीड कम हो रही है। इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तुम एक ही स्पीड से चले जा रहे हो। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखें। एक कार है जो 10 सेकंड में अपनी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड कर लेती है। एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला यूज करो, ΔV/ΔT। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? 50 - 30 यानी 30। टाइम है 10 सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो गया 30/10 यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतना ही सिंपल है। ऑलराइट, तो हमने सारे कोर कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं फाइनल सेक्शन पर, जो एग्जाम से पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलो सब कुछ अपनी फॉर्मूला शीट और की टेकअवेज में समेट लेते हैं। तो ये रहे वो फंडामेंटल फॉर्मूले जो आज हमारी टूलकिट में जुड़े हैं। एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, और थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt वाले कैलकुलस बेस्ड फॉर्मूले। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और आखिर में सबसे जरूरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हमेशा याद रखना। डिस्टेंस और स्पीड स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन मैटर करता है। ग्राफ वाले सवालों के लिए याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। और हाँ, हमारे पहले सवाल का जवाब एक पूरे सर्कुलर लैप में जहां से शुरू हुए वहीं खत्म करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। तो हमने वेलोसिटी के बदलने की यानी एक्सेलरेशन की बात की, पर क्या हो अगर एक्सेलरेशन खुद ही कांस्टेंट हो जाए? मतलब वेलोसिटी एक फिक्स्ड रेट से बदल रही हो। ये जो स्पेशल केस है ना, यहीं से जन्म होता है उन 3 मशहूर इक्वेशंस ऑफ मोशन का, जो काइनेमैटिक्स के सवालों की जान है। इनको हम पार्ट 2 में डिटेल में देखेंगे। क्या हम किसी चलती हुई चीज का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? सुनने में थोड़ा मैजिक जैसा लगता है ना? लेकिन इसका राज एक सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट में छुपा है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो जेई और नीट के लगभग हर मोशन प्रॉब्लम की चाबी है। और वो कॉन्सेप्ट है समत्वरित गति यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसे गोल्डन रूल समझ लीजिए। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी एक फिक्स्ड रेट से बदल रही है। चाहे कार स्टार्ट हो रही हो या कोई बॉल नीचे गिर रही हो, इन सबके पीछे यही प्रिंसिपल काम करता है। और इसीलिए ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब मोशन की किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव को अपने टूल्स की जरूरत होती है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हमारे पास 3 सीक्रेट वेपन्स हैं, 3 इक्वेशंस जो लगभग हर सवाल का जवाब दे सकती हैं। तो हमारा पहला हथियार है v = u + at। ये इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी v को इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और टाइम t से जोड़ती है। बहुत सीधा सा है। हमारा दूसरा वेपन ये डिस्प्लेसमेंट s को टाइम के साथ कनेक्ट करता है। s = ut + ½ at²। एक चीज नोटिस की, इसमें फाइनल वेलोसिटी v कहीं भी नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है जो आगे काम आएगा।
और हमारा तीसरा हथियार जो इतना पावरफुल है कि इसे आंसर निकालने के लिए टाइम की भी जरूरत नहीं, v² = u² + 2as। तो अब जब हमारे पास ये तीनों हथियार हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। देखिए, हथियार होना एक बात है, लेकिन ये जानना कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है, वही एक मास्टर की निशानी है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स मार्क्स गवाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। और मास्टर ट्रिक ये है, क्वेश्चन में उस वेरिएबल को ढूंढिए जो ना तो दिया गया है और ना ही पूछा गया है। बस वही इक्वेशन चुनिए जिसमें वो वेरिएबल है ही नहीं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हर इक्वेशन से एक वेरिएबल मिसिंग है। यही आपकी मास्टर की है। चलिए अब इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं एक क्लासिक एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम के साथ। सवाल है, एक कार रेस्ट से 5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओके, सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसे लिस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मिसिंग है। तो हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी u0 है, एक्सेलरेशन a है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम t है 10 सेकंड्स। अब यहां देखिए, डिस्प्लेसमेंट s ना तो दिया है और ना ही पूछा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, हम पहली इक्वेशन यूज करेंगे। तो v = u + at का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी है। v = 0 + 5 × 10, जिससे फाइनल वेलोसिटी आती है 50 मीटर्स पर सेकंड। देखा, हमारी मिसिंग वेरिएबल टेक्निक ने काम कितना आसान कर दिया। चलिए एक और कॉमन सवाल देखते हैं। एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ब्रेक्स लगाने पर यह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से 20 सेकंड में रुक जाती है। तो इसने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया? हमेशा याद रखें, पहला स्टेप है यूनिट्स को स्टैंडर्ड बनाना, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना। तो हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी u हो गई 15 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन a है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस क्योंकि ये रिटार्डेशन है, और टाइम t है 20 सेकंड्स। सवाल में डिस्टेंस यानी s पूछा गया है और फाइनल वेलोसिटी v की कोई बात नहीं हो रही। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? ऑफ कोर्स दूसरी वाली। अब s = ut + ½ at² में वैल्यूज डालते हैं। s = 15 × 20 + ½ × -0.5 × 20²। इसे सॉल्व करने पर आंसर आता है 200 मीटर्स। मतलब ट्रेन रुकने से पहले 200 मीटर चली। सिंपल। अब तक जो सीखा, चलिए उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के सबसे कॉमन फॉर्म यानी ग्रेविटी पर अप्लाई करके देखते हैं। फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन +g होता है, और जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन -g होता है, और सबसे ऊपर यानी हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये कोई नए फॉर्मूलाज नहीं है, ये हमारी उन्हीं 3 मेन इक्वेशंस के स्पेशल केसेस हैं। देखा वो कितनी वर्सेटाइल है। सवाल है, एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है, वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी? g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लीजिए। ये ऐसा सवाल है जो एग्जाम में जरूर आता है। यहां हम v² = u² + 2as का स्पेशल वर्जन यानी h = u²/2g यूज कर सकते हैं। वैल्यूज डालने पर हमें मिलता है 30 × 30 / 2 × 10, जो कि है 45 मीटर्स। देखा, फॉर्मूला याद हो तो आंसर सेकंड्स में आता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ रैपिड फायर ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाएंगी। इन शॉर्टकट्स को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर t मिसिंग है, यूज v² = u² + 2as। अगर s मिसिंग है, यूज v = u + at। और अगर v मिसिंग है, s = ut + ½ at²। और हाँ, ये मेमोनिक्स याद रखें, HUT for h = u²/2g और TUG for t = u/g। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एग्जाम में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, असली खेल सिर्फ फॉर्मूलाज जानने का नहीं है, बल्कि सही फॉर्मूला को सही समय पर तुरंत चुनने की कला में महारत हासिल करने का है। यही वो चीज है जो टॉप रैंकर्स को बाकी सबसे अलग करती है। अब जब हम एक ऑब्जेक्ट का पाथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो सोचिए क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अनुसार मोशन में हों।
ये रिलेटिव मोशन की एक्साइटिंग दुनिया है। तो देखो, इस पूरे टॉपिक का ताला खोलने के लिए आपको कोई 100 फॉर्मूले नहीं रटने हैं, बस एक चाबी चाहिए, एक ऐसी मास्टर की, एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला जो हर सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। बहुत सिंपल है। सापेक्ष वेग का मतलब है एक चीज के नजरिए से दूसरी चीज की स्पीड। जैसे आप जब चलती ट्रेन से बाहर देखते हो तो पेड़ पौधे पीछे भागते हुए दिखते हैं, है ना? बस यही तो है सापेक्ष वेग। और ये रही वो मास्टर की, वो ब्रह्मास्त्र VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। इसका मतलब है A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में। और इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं यानी B, उसे बस घटा दो। इस फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि नदी नाव से लेकर बारिश वाले सवाल तक सब कुछ इसी से सॉल्व होने वाला है। अब इस मास्टर की को ना 1D मोशन में लगाकर देखते हैं। यहाँ बस 2 ही केस बनते हैं। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वेलोसिटी को घटा दो, और अगर वो एक दूसरे की तरफ यानी उल्टी दिशा में आ रहे हैं तो वेलोसिटी को जोड़ दो। सिंपल फंडा। सेम डायरेक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐड। बस। चलो इसको एक एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। मान लो 2 ट्रेनें हैं, एक जा रही है पूरब की तरफ 108 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरी पश्चिम की तरफ 72 किलोमीटर प्रति घंटे से। स्टेप 1, सबसे जरूरी काम और जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, यूनिट्स को मीटर पर सेकंड में बदलो। स्टेप 2, अब लगाओ अपना मास्टर फॉर्मूला। यहां ध्यान देना, दिशाएं ऑपोजिट हैं, तो अगर हम पूरब को पॉजिटिव मानते हैं तो पश्चिम नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना? VAB बराबर VA माइनस माइनस VB, जो कि VA प्लस VB हो गया। और स्टेप 3, बस वैल्यूज डालो और कैलकुलेट कर लो, आपको आपका सापेक्ष वेग मिल जाएगा। सिंपल। चलिए अब आते हैं पहले क्लासिक ट्रैप पर। ये वो सवाल हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट है और हर पेपर में लगभग दिखता ही है। नदी नाव वाली प्रॉब्लम्स। ये सवाल आना तय है, और अगर सही तरीका पता हो तो इसे सॉल्व करना बच्चों का खेल है। इन सारे सवालों का जो दिल है, जो मूल प्रश्न है, वो बस यही है, भाई नदी को पार कैसे करें? क्या धारा के साथ बहकर, धारा के खिलाफ जाकर, या फिर सबसे छोटे रास्ते से? देखिए, यहाँ पर 3 मेन केस बनते हैं। एक है डाउनस्ट्रीम यानी धारा के साथ, जिसमें नाव और नदी की स्पीड जुड़ जाएगी। दूसरा अपस्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध, जहां स्पीड घट जाएगी। और तीसरा सबसे जरूरी, जिस पर आप 5 स्टार लगा लो, शॉर्टेस्ट पाथ यानी सबसे छोटा रास्ता। यहां लगती है पाइथागोरस थ्योरम, V net इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। मैं बता रहा हूं, 90% सवाल इसी तीसरे केस से आते हैं। और ये देखो, सबूत आपके सामने। नीट 2023 का एकदम सीधा सवाल। नाव की वेलोसिटी दी थी 13, नदी की 5 और पूछा था सबसे छोटे रास्ते पर परिणामी वेग। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखो, रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब रूट 144, और जवाब क्या आया? 12 मीटर पर सेकंड। देखा कितना मक्खन सवाल था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्लासिक ट्रैप पर, बारिश और आदमी वाली समस्याएं। ये भी एक और बहुत कॉमन सवाल है, जो अगर सही कॉन्सेप्ट पता हो तो सच में सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि जब हम चल रहे होते हैं तो बारिश सीधी न गिरकर तिरछी क्यों लगती है? अरे ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। ये सिर्फ बारिश की वेलोसिटी यानी V रेन और आदमी की वेलोसिटी यानी V मैन के बीच का सापेक्ष वेग है। असल में ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और इस ट्रैप को सॉल्व करने की चाबी है ये एकदम आसान सा फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू V मैन अपॉन V रेन। बस एक बात गांठ बांध लेना, यहाँ पर जो थीटा है ना, वो हमेशा वर्टिकल यानी सीधी खड़ी लाइन के साथ वाला एंगल है। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बारिश वाले हर सवाल में पूरे नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स तो हमने सारे समझ लिए। अब जल्दी से बात करते हैं कुछ फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी की, जो आपको सिली मिस्टेक से बचाएगी। इसे आप एक तरह से पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन भी मान सकते हैं। तो ये हैं वो टॉप 4 गलतियां जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहला, साइन कन्वेंशन। हमेशा सवाल शुरू करने से पहले ही तय कर लो कि कौन सी दिशा पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव। दूसरा, यूनिट कन्वर्जन। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना कभी कभी मत भूलना। और हाँ, एक और बेसिक बात,
कैलकुलस को मत भूल जाना। v = dx/dt और a = dv/dt ये ग्राफ वाले सवालों के लिए संजीवनी बूटी है। तीसरा, दूरी और विस्थापन में कंफ्यूज मत होना। और चौथा, सापेक्ष वेग में दिशा को कभी मत भूलना। याद रखो, वेलोसिटी एक वेक्टर है, सारा खेल डायरेक्शन का है। और अपनी स्पीड को रॉकेट बनाने के लिए ना ये कॉमन कन्वर्जन याद कर लो। 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 36 मतलब 10 और 72 मतलब 20। ये आपको एग्जाम में कैलकुलेशन के झंझट से बचाकर आपकी कीमती सेकंड्स बचाएंगे। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखना, भौतिकी सिर्फ सूत्र याद करने के बारे में नहीं है, ये प्रकृति को समझने के बारे में है। कॉन्सेप्ट्स को फील करो, उन्हें गहराई से समझो और फिर देखो सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो रैंक तो आनी ही है।